हम लोग आज पढ़ेंगे फोर्स ऑन डाइपोल, जिसको हम लोग ऐसा कुछ हेडिंग लगा सकते हैं हिंदी में। मैं हिंदी में पूरा लिख दूंगा, घबराना मत। अभी ना इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो रहा था, तो अभी मैं इंग्लिश में भी कर दिया। हिंदी में मैं यहाँ पे खुद ही लिखूंगा, आप साथ साथ लिख लोगे, ठीक है। द्विध्रुव पर आरोपित बल, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको सही से याद हो तो। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और पूरा इसका एक मैं कंप्लीट क्लास के अंदर जो है सो कि एक साथ शुरू से अंत तक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फिर से इसको ऐड किया। नहीं तो आप अगर ध्यान से कॉपी पलटोगे तो ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। टॉर्क जहाँ पढ़ाया था मैंने ना, तो वहीं पढ़ाया था मैंने। ध्यान से देखो क्या लिखा गया। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, माना कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखो, जिसको नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर चले जाओ। मैं से बोलूँ तब मत जाओ, प्यार से बाहर जाओ, ठीक है। कल आना पढ़ने, नहीं आना मत आओ, प्लीज मत करो, डिस्टर्ब मत करो। मैं देख रहा हूँ 4-5 लोग, मैं पीट दूंगा, बहुत भयंकर मार दूंगा, ठीक है। नालायकी वाला काम बंद करो। तो अभी जो है सो कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल, एकदम पढ़ने आओ तो एकदम पूरा कंसंट्रेट हो जाओ, हाँ ऐसे एकदम शांति से चुपचाप पढ़ो। गदाई वाला काम ना। पढ़ा रहा हूँ मैं तो अपने बतिया जा रहे हो, बतिया जा रहे हो, पता नहीं कहाँ कंसंट्रेशन है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे जो है सो कि सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू ए क्यू। आपको पता है ना डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। तो एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 2a है। 2a क्या है बताओ, डाइपोल लेंथ है, जिसको 2l कहते हो आप। तो 2l कहो, 2a कहो, ठीक है भाई। इस प्लेस्ड इन अ, जिसको रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है एट एंगल 0 डिग्री। इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको अच्छा भी लगेगा, बशर्ते एक बार आप देख लो थोड़ा सा। हम्म। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, एक चीज और है, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो अभी क्या होगा, मैं इसके अंदर और कुछ करने वाला हूँ। तो होगा क्या कि आपको मतलब डायग्राम को लेकर काफी कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं इन तीनों लाइन को यहाँ से हटाने वाला हूँ, हटा दिया मैंने। लेकिन आपको क्या फील करना है कि यहाँ पे ये लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैं बस इसलिए इनको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है बताओ, यहाँ पे कुछ और वो डायग्राम करना है। तो अब मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहा हूँ जिसका यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है, और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। फिर से वो जो लाइंस मैंने हटाए वो लाइंस यहाँ पे मौजूद है। इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे रखा जा रहा है। अब मुझे आप बताओगे कि 2a कौन है, 2a कौन है। आई होप समझदार हो, ये 2a है, ये +q, ये -q, और p क्या होता है बताओ, 2lq होता है। जो वेक्टर p होता है वो कितना होता है, 2lq होता है। और इसका डायरेक्शन हम लोग किधर से किधर लेते हैं, माइनस से प्लस की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि अगर इस चित्र को देखो ठीक से, डायपोल को देखो, तो आप मुझे बताओ p का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। गलत है कि सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, चलो। तो मतलब मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पे रखा है, कहानी यही बनी। ध्यान सुनना। तो अब जैसे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और शुरू में यहाँ पे कहा जा रहा है कि एट एंगल 0 डिग्री, एट एंगल 0 डिग्री पे रखा गया है। सॉरी माफ करना, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा होगा। क्या होगा, ये थीटा है, ठीक है। सो प्लीज ध्यान देना आप, अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रहे हो तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको, ये थीटा है, प्लीज ध्यान रखना। इस डाइपोल को, इस द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा कोण पे रखा गया है, जो कि यहाँ पर हम लोग का ये एंगल कितना है, थीटा है। चलो आगे, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। क्या है थीटा, यहाँ पे क्या बताओ, ई और पी के बीच का एंगल है। आगे, अब फोर्स F1 इज इक्वल QE, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में +Q है तो इसे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स लगता है नहीं लगता है, कितना लगता है, Q × E लगता है। तो यहाँ चार्ज कितना है, Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, Q × E। अच्छा याद रखना, फोर्स का डायरेक्शन वही होता है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो, ध्यान रहेगा। चलो तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, इधर की तरफ क्या हो जाएगा फोर्स। अब इसको मैं बोल देता हूँ F1, क्या बोल देता हूँ F1। आगे बढ़ो जरा, ऑन पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है F1। आगे बढ़ो, F2 इज इक्वल माइनस QE, ध्यान से देखो माइनस QE। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये चार्ज कौन सा है, निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है लेकिन चार्ज निगेटिव है, तो इससे फोर्स किधर लगेगा, इधर की इधर, ये माइनस आएगा ना। और माइनस का मतलब फोर्स का डायरेक्शन, ये जो फोर्स है उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यानी इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा इस पे फोर्स जो लगेगा उसको हम लोग F2 बोल रहे हैं, और इसका है कितना, Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे एरो लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ E का जो डायरेक्शन होगा उसमें निगेटिव लगा हुआ है। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चला जाएगा अगर आपका चार्ज निगेटिव है तो। क्लियर, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से बताओ मेरे को सोच के कि ये जो F1 का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं F1 का मैग्नीट्यूड देखूं तो कितना लिखा हुआ है, QE। परिमाण की बात कर रहा हूं, सिर्फ परिमाण की। F2 का परिमाण कितना है, माइनस QE। आई बात समझ में, परिमाण की बात कर रहा हूँ, QE। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन का फर्क है ना। अरे बोलो, अब मुझे एक चीज बताओगे कि ये दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट है क्या, एग्जैक्टली ऑपोजिट है क्या। एक अगर इधर है तो एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, तो 20 का एंगल कितना होगा। तो अगर एक सिस्टम के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को अगर F नेट चाहिए तो आंसर क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। वेक्टर सम कर सकते हो ना, F नेट कितना आएगा, आ जाएगा। सिंपल सिंपल। आप मेरे को बताओ ना, ये पढ़े हो, एक वस्तु है, कोई 10 न्यूटन इधर लगा रहा हो, कोई 10 न्यूटन इधर लगा दे, दोनों का सम करोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा। ये बात समझ आती है आपको, बस तो काहे टेंशन में पड़ रहे हो। एक सिस्टम के ऊपर दो फोर्स लग रहे हो, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, ठीक विपरीत हो, और फोर्स का परिमाण, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो उनके जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर है। तो इस सिचुएशन में आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब जरा सोचना, अब अगर मान लो कि डाइपोल आप कैसे भी रखो, इसको एंगल थीटा पर रखा गया, ऐसे रखो कहीं भी रखो, आप सोच के देखो, प्लस Q इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी रखोगे, कहीं भी ये घूम के जाएगा, कैसे भी डाइपोल रहेगा, इससे फोर्स तो इधर ही लगेगा, और माइनस Q फोर्स इधर ही लगेगा। इसका क्या मतलब है कि आप डाइपोल को कैसे भी रख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। और नेट फोर्स 0 होने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के ठीक विपरीत है। नेट फोर्स 0 होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि दोनों का चार्ज बराबर है, जिसके कारण दोनों पर फोर्स सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, और जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करना, सर आप क्या बोल रहे हो। देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म, इस टाइप का, देख के आपको लगना भी चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म है। अरे बोलो हाँ या ना, आपको नहीं लग रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो अगर मान लो, अब मैं पूछूं आपसे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ई बोल दूं, तो क्या इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बोलो हाँ या ना, नहीं है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा देर के लिए E1 है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग दिखाते हैं, तो यहाँ पे E1 है, मान लो इधर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, अलग अलग है, और आपने यहाँ पे क्या करा, डाइपोल रखा, ये था आपका माइनस Q, ये था आपका प्लस Q। ठीक है, तो अब मुझे बताओगे कि यहाँ पे इस चार्ज पे माइनस Q पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा। तो इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे लाइन सबको बड़ा हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जैसे मान लो ये लाइंस, ये जो पॉइंट है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखो, मैं स्पेशली यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे इस तरह से, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है मान लो, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस लाइंस पे ये चार्ज, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे माइनस क्यों रखा है, बताओ फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, गलत हो जाओगे। ध्यान से सुनना, आप एक चीज याद करो, क्या पढ़ाया गया था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो आज वो दिन है, वो समय है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पॉइंट पे एक आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, तब जाके कहानी खुलेगी। और इस पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा,
सोचो हाँ या ना। यहाँ पे ये स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, सोचो हाँ या ना। अगर ये स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, माफ करना मैंने उधर एरो लगा दिया, एरो मुझे इधर लगाना चाहिए था, बोलो हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे भाई ये रहा। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता ना तो टेंशन ही नहीं था, है ना। क्योंकि हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिखाते हैं, बराबर दूरी पे दिखाते हैं, फिर कोई समस्या ही नहीं था। आपको यहाँ पे टेंजेंट खींचने के लिए क्यों नहीं सिखाया जाता, क्योंकि आप भाई इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे ना तो इधर ही जाएगा, यहाँ टेंजेंट खींचोगे ना इधर ही जाएगा, यहाँ खींचोगे ना इधर ही जाएगा, चाहे कोई भी लाइन इसमें का उठा लो, कंफ्यूजन दूर हो रहा है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लाइंस ऐसे नहीं होते, इतने प्यारे प्यारे नहीं होते, सुंदर सुंदर नहीं होते, बड़ी मुसीबत होती है, ये कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसे हैं। तो अगर इसमें का मैं कोई रैंडम इलेक्ट्रिक लाइंस अगर उठा लूं तो उस पर क्या करने पड़ेगा, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आप सोच के देखो, अगर माइनस चार्ज है तो इससे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चला जाएगा, तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, इसको बोलोगे F1। तो ये इधर लग रहा है। अब ये देखो यहाँ पे लाइन से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो वो टेंजेंट कैसे जा रहा है, ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कैसे लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, F2। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 है, यहाँ पे E2 है, चार्ज डाइपोल में दोनों जगह सेम ही रहते हैं, तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, दोनों का वैल्यू 2 है मान लो, E1 E2 तो अलग है, तो मल्टीप्लाई करोगे जिस इन फोर्स के लिए F1 के लिए Q इंटू E1 Q इंटू E2, क्या ये बराबर रहेंगे, Q इंटू E1 Q इंटू E2, दोनों तरफ Q Q कट जाएगा, E1 E2 बराबर नहीं है, इसका मतलब Q इंटू E1 जो आएगा F1 और ये जो आएगा F2 ये भी बराबर नहीं है। डायरेक्शन का तो छोड़ ही दो, इन मैग्नीट्यूड की बात करो वो भी अपोजिट नहीं है। ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन स्पेशल दिया जाए, हो सकता है सोच करके कुछ निकाला जाए, कैलकुलेट किया जाए, जैसे क्वेश्चन बनाओगे तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, तो और सोचेंगे जब क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो, लेकिन ये काम आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि ऐसे कुछ, जैसे मान लो ऐसे कोई दे दे लाइंस, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कर दूंगा आपको, कैसे भी दे दिया जाए इस तरह से आपको परेशान करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरह मैंने दे दिया, इस तरह से, चलो मैं दे देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है, और मैं आपको इसके अंदर एक डाइपोल दे देता हूँ, और फिर मैं आपसे कहूँ ये रहा डाइपोल मेरा, जिसमें प्लस क्यू मेरा यहाँ पे है और माइनस क्यू यहाँ पे है, और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताओ कि इस प्लस क्यू पे फोर्स किधर लग रहा है, इस माइनस क्यू पे फोर्स किधर लग रहा है, उसका डायरेक्शन दिखाने हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर ये लाइन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोच के देखो, इस पॉइंट से जो लाइन से जा रहा होगा, इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक लाइन से जा रहा होगा उस पर क्या करने पड़ेंगे, आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। अगर ये माइनस वाला चार्ज है, लाइन से यहाँ पे ध्यान से देखो, लाइन से यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इस बार टेंजेंट इस पे ऐसे खींचना पड़ेगा, इधर जाएगा, अरे बोलो है ना। तो फोर्स इस पे कौन सा हो जाएगा, इसके उल्टे डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा फोर्स। अब देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, कहाँ एक दूसरे का ऑपोजिट है, समझ आ रही बात। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे चाहो तो एक चीज देख सकते हो, मैं दिखाने वाला हूँ, देखो कुछ समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको वो चीज समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैं वही बता रहा था। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो क्या किया गया है, ये इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे आकर कर्व होके मुड़ रहा है, आपको दिख रहा है सही से, ये बड़ा करूं और ये देखो, ये लाइन ऐसे आके ऐसे मुड़ रहा है ना, तो ऐसे अगर मुड़ रहा है तो उस पर क्या किया गया, ऐसे एक टेंजेंट खींचा गया, और पॉजिटिव चार्ज क्यू था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन, तो क्यू इंटू E1, अरे बोलो है। यहाँ पे क्या होगा, लाइंस ऐसे आ रहे हैं, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कहाँ चला जाएगा, ऑपोजिट, क्योंकि चार्ज क्या है, नेगेटिव, लेकिन लाइंस ऐसे आ रहे हैं तो टेंजेंट तो ऐसे खींचोगे ना, अरे बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये फोर्स के वैल्यू भी जैसो कि अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप कहोगे कि F1 और F2 के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और नेट फोर्स 0 आ जाए, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में, डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो जो है सो कि उसके वैल्यू पे डिपेंड करने लगेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसे बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं
तो वैद्युत द्विध्रुव में जो प्लस क्यू माइनस क्यू होते हैं, उन दोनों पे फोर्स लगता है, उन दोनों में बल लगता है। एक पे प्लस क्यू ही लगता है, एक पे माइनस क्यू ही लगता है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, लेकिन कब? जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तब। अगर वही इलेक्ट्रिक डायपोल, वही वैद्युत द्विध्रुव नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाए, असमान विद्युत क्षेत्र में चला जाए, तो डायपोल होने के बावजूद भी उस पर टोटल फोर्स जो एफ नेट, अब यहाँ जीरो दिखा रहे हो, ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सुनाई दिया? ये नहीं कि हो ही नहीं सकता। मे भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, क्रिएट किया जाए, देखेंगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, घबराओ मत। ठीक है, इधर नहीं मिलेगा तो जो सामने वाला जेई सेक्शन ले रहा हूँ ना, उसमें के अंदर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये सब थोड़ा सा लेवल की चीजें होती हैं, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म केस आता है तो उसी में जाएगा। तो वापस आते हैं, तो यहीं पे देखो क्या लिखा गया है कि नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। वाइल जबकि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि एक असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? इट मे और मे नॉट बी जीरो। ये हो सकता है कि वो जीरो हो भी या नहीं भी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए बढ़िया है फिर। तो इसको नोट किया जाए, मैं हिंदी में एक साइड लिख देता हूँ, आप लोग नोट करते चलेंगे। तो कहाँ रखा जाए? यहाँ रखा जाए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये बात कैसे शुरू हो गया जी? तो नहीं अच्छा लगता है, तुम लोग 1 घंटा हमको बर्दाश्त करो, हम तुम लोगों को नहीं करेंगे, तुम लोग हमको बर्दाश्त करो। ठीक है, हाँ, ये मान के बर्दाश्त करो कि हमको मतलब ये सब चीज़ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, कुछ पूछो ना, बोलना है तो कुछ पूछो, अच्छा लगेगा, कुछ नया चीज़ सोचो, इसी में से आविष्कार करेंगे ना मिलके हम लोग। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, तब उस द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई तथा माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई बल आरोपित होता है। डायग्राम बना लेना, काम का है। यहाँ दोनों बल F1 तथा F2 परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में एक दूसरे से ठीक विपरीत होते हैं।
इतना ही इसमें नोट करना था, कर लो। हो गया क्या? आगे बढ़े, चलो। इसका कंक्लूजन क्या मिला हम लोग अभी जो समझे, इसका निष्कर्ष ये मिला कि जो है सो कि द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में जो कुल बल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जबकि द्विध्रुव पर असमान विद्युत क्षेत्र में कुल बल शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही बात समझ में आती है? ठीक। तो ये डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, बस मैंने समझाने के लिए लिया हुआ था। यहाँ भी देख लो वही चीज दिखाया गया है। ये पी रहा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे। इधर फोर्स प्लस क्यू पे लग रहा है, माइनस क्यू पे इधर लग रहा है। नेट फोर्स जोड़ोगे वेक्टर सम करके आ जाएगा 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा पी का डायरेक्शन। बीच का एंगल कितना दिखाया जा रहा है, थीटा। और ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म में, जो मैंने आपको ये वाला समझाया था। तो आप अगर ये बनाना चाहो तो ये खुद से बनाना, घर से बनाना। आई बात समझ में? क्योंकि मैं अपने हिसाब से क्या कर रहा था बताओ, मैं तो अपने हिसाब से लाइन से ड्रॉ कर लिया ना। अरे बोलो हाँ या ना। आप चाहो, एक चीज सोचो, आप चाहो तो मात्र आप दो लाइंस ड्रॉ करके, दो लाइंस ड्रॉ करके आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, बस अपना भेजा चलाओगे तब। लेकिन आप लोग तो बात करने में लगे रहते हो। सोच के देखो, मैंने ऐसे एक डाइपोल रख दिया, ये दो ही लाइंस मैंने बनाए, और यहाँ पे रखा मैंने प्लस क्यू, और यहाँ मैंने रखा माइनस क्यू। और फिर मैं पूछूँ आपसे कि बताओ ये इसके फोर्स के डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली अलग अलग मानने पड़ेंगे क्योंकि वैसे भी डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2। तो बताओ यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला, इसके टेंजेंशियल होगा। यहाँ जो पॉइंट है ना, यहाँ जो स्पर्श रेखा आएगा उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। यहाँ पे कैसा होगा, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। अरे बोलो हाँ या ना। अब सोच के देखो, आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा देख के कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो सकता है कि जो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड हो वो सेम हो, और हो सकता है कि ये जो ये क्या बोलते हैं हम लोग का डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक क्या हो, अपोजिट हो। नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म था। अरे हाँ कि ना। चलो कोई नहीं, एक दिखाई देता हूँ। अब डाइपोल के कारण ही प्लस क्यू और माइनस क्यू, जब डाइपोल के कारण ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो तो एक चीज बताओगे मेरे को, ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे नहीं बनाते क्या हम लोग? प्लस से किधर बनाते हैं, माइनस की तरफ। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, जल्दी बताओ। हाँ, ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सोच के देखो कि इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसके अंदर आप क्या करो, एक डाइपोल रख दो दूसरा, ऐसे ऐसे रखो एकदम ऐसे। जरा बताओगे इस पे जो टोटल फोर्स है वो 0 है कि नहीं? सोच के देखो थोड़ा सा। अगर ये जितना ऊपर डिस्टेंस हो उतना ही नीचे है, ये जैसे 12 होता है ना डाइपोल का, तो ये L है, ये भी L है। तो आपको तो ये पता है ना कि एक डाइपोल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, जितना डिस्टेंस से ऊपर जाओ उतना ही डिस्टेंस पे नीचे आओ तो क्या होता है, सेम मिलता है। अरे बोलो हाँ ना। और डायरेक्शन याद है आपको, इधर से किधर होता था? ध्यान से देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका लाइन से आप दिखा रहे हो, याद है? भूल गए आप लोग? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? होगा। पहले मैं इसमें ना दो डाइपोल मैं समझा रहा हूँ आपको, पकड़ में आ रही बात? एक डाइपोल मैंने लिया किस लिए, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई दूसरा डाइपोल रख रहा हूं, और ये मान के चलो कि ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू। ठीक है? अच्छा, ये आसान करने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो एक काम कर देता हूँ, इसको मैं कैपिटल क्यू कर देता हूँ, ये माइनस कैपिटल क्यू कर देता हूँ। ये डाइपोल अलग, ये डाइपोल अलग। आई बात समझ में? अब सोच के देखो, यहां से इसके ठीक इस डाइपोल के ठीक बीच वाले पॉइंट से जितना डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो बताओ इस निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर r डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद, नहीं पढ़ा था क्या हमने, पी के बटा आर क्यू? नहीं पढ़ा था क्या? और नीचे भी उतना ही डिस्टेंस आओगे तो नहीं मिलेगा क्या, पी के बटा आर क्यू? तो दोनों जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। भले ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा स्पेस जो है नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि नहीं, ये बताओ ना मेरे को। वो तो सेम है, सही है। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे ऐसा। तो अगर ऐसे डाइपोल इसमें रखे हो तो बताओ क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो इस प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई करोगे, और यहाँ Q इंटू ई करोगे, यहाँ जो वैल्यू आएगा यहाँ भी वही आएगा, नहीं आएगा?
डायरेक्शन बताओ। ये प्लस था इधर जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा। तो नेट फोर्स इस डाइपोल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो लग रहा है वो जीरो है कि नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये पॉसिबल है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर आप कोई डाइपोल रख रहे हो तो उस पर नेट फोर्स जीरो मिल जाए। नहीं है समझ में कोई दिक्कत? ठीक है चलो, तो यहाँ पे आप इसको नोट करना, मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित कुल बल शून्य होता है। परंतु असमान विद्युत क्षेत्र में कुल बल शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। नोट कर लिया जाए। और क्या नॉन यूनिफॉर्म में डाइपोल रख करके इतने सारे लाइंस बनाने की जरूरत है? दो चार भी बना लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना ये बनाने के लिए, लेकिन बनाना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तो तभी बनेगा जब एक बार कर लोगे अपने हाथ से। आगे बढ़े क्या? चलो, आगे है टॉर्क ऑन डाइपोल। ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है, जो नहीं पढ़े हैं, प्लीज ध्यान देना थोड़ा सा। जब भी टॉर्क निकालते हैं आपको क्या करना होता है? अच्छा देखो, टॉर्क होता क्या बेसिकली, जब भी देखो कोई सिस्टम लो ना, सुनो ध्यान से, सिस्टम का मतलब कोई बॉडी ले लो। जैसे मान लो कि इस तरह का मैंने एक रॉड ले लिया, और इस पे कभी भी ऐसा होगा कि एक फोर्स इधर लगे और दूसरा फोर्स एक दूसरे के विपरीत लगे, परिमाण में ये बराबर हो, मतलब जितना फोर्स ये हो उतना ही फोर्स ये हो। क्या कंडीशन है, ध्यान सुनना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, जितना वैल्यू इसका हो उतना ही वैल्यू इसका हो। उसके बाद ये जिस लाइन में फोर्स लग रहा है इसका लाइन, इसको लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। इसका जो डायरेक्शन है वही लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन है वही लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, स्ट्रेट एकदम। तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं हो, तीन चीजें मैंने बोला। पहला, दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए, ठीक है, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन, और चौथा अगर जोड़ लो तो दोनों फोर्स एक ही सिस्टम पे लगने चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे पे लग रहा है, एक दूसरे पे लग रहा है, फिर टॉर्क पढ़ाई करने जा रहे हो, नहीं होगा। एक ही वस्तु है, आई बात समझ में, एक ही वस्तु है और इस पे क्या हो रहा हो कि दो फोर्स लग रहे हो, परिमाण में बराबर, दिशा में एक दूसरे के विपरीत, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो भैया इसको एक मिलता है टॉर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं इसको? क्या मिलता है? एक टॉर्क मिलता है। उससे क्या होता है, ये घूमेगा इस सिचुएशन में। आप सोच के देखो, इस इधर रस्सी बांध के आप ऐसे खींच रहे हो, आपका मित्र उधर खींच रहा है, ये घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? खुद ही सोचो ऐसा। हाँ ठीक है, तो इसको दो बलों के युग्म से, इस तरह के जो आपको चित्र में दिखाया गया, जो कंडीशन बताए गए, इस प्रकार से अगर दो बलों का जो जोड़ा होता है, कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, बल युग्म कहते हैं हिंदी में, तो इससे इसको एक मिलता है आघूर्ण। तो उसके बाद ये रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, रोटेशन। तो जो बल आप समझते हो ना, बल जो सिर्फ आप फोर्स पढ़ते हो 11th क्लास में, 9th क्लास में, वो क्या करता है, किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता है, खिसकाता है। जैसे मान लो कि कोई चीज रखा हुआ है,
अब उसको जो है सो कि उसके सेंटर ऑफ मास पे आप 10 न्यूटन का बल लगा दिए तो यहाँ से चल के यहाँ चला जाएगा। लेकिन इस तरह का लगाओगे ना तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां से एक एक्सिस होगा, उस वहीं पे वो रहेगा, लेकिन ये चीजें यहीं पे घूमेंगी, ये चल के कहीं जाएगा नहीं। लेकिन यही काम कर दो, आप फोर्स यहीं लगा दो, सेंटर ऑफ मास पे ही लगा दो, ये पूरी बॉडी ऐसे आगे बढ़ने लगेगी। तो फोर्स और कपल ऑफ फोर्स, बल और बल युग्म, फोर्स एंड टॉर्क दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना, कंबाइन मत कर लेना कि जो बल है वही बल युग्म है। बल युग्म जो होता है वो बॉडी को क्या करता है, रोटेशन देता है, जबकि फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन देता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता है। कौन सा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। एक एंगुलर भी होता है, तो यहाँ पे घूमेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे बढ़े, चलो। तो ये क्या होगा, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। अब ये जो फोर्स होते हैं ना, ये बराबर ही होते हैं, परिमाण में बराबर ही होते हैं, बस दिशा में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ठीक है, आप एक को F1 बोल रहे हो, एक को F2 बोल रहे हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है इसका उसका यही होता है, दोनों का सेम होता है। करना क्या होता है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। क्या ले लो? लंबवत दूरी, मतलब एक ऐसा लाइन खींचो जो इधर भी 90 बनाए, इधर भी 90 बनाए। ये बात समझ आती है आपको? जैसे देखो ये वाला डिस्टेंस, इसमें एकदम ये डाइपोल रहा -q, यहाँ रहा +q वाला, ये डाइपोल है, इसका लेंथ 2l है या 2a कर लो जो भी। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। आपको पता है, अभी पढ़ के आ रहे हो, दोनों में फोर्स बराबर लगता है। कितना लगता है? Q इंटू ई, Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये चीजें घूमेंगी, डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमेगा, इसको मिलेगा टॉर्क। तो वो टॉर्क कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं, तो दोनों फोर्स के बीच का जो डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको दिखाते हैं R से। किसे दिखाते हैं? और ये जो फोर्स का एक वैल्यू है ना, उसको R क्रॉस F, इन दोनों का क्रॉस कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, A क्रॉस B, AB साइन थीटा इन कैप। आपको क्या करना है, R क्रॉस F, R क्रॉस F, क्योंकि देखो क्रॉस क्रॉस लोगे तो क्या आएगा, साइन, क्या आएगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होता है, जल्दी बोलो, 90 डिग्री पे। तो सोच के देखो कि जब ये डाइपोल ऐसे होगा तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। और उस टाइम सोच के देखो कि जब ये घूमेगा तो इस टाइम पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सोच के देखो, इसी चीज को डाइपोल को ऐसे कर दो, सोचो, देखो जितना सोचोगे उतना ही निकल के आएगा। मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं लाइन सब दो ही बनाऊंगा, लेकिन आप समझ जाना यहाँ बहुत सारा लाइन्स है, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा ये बात। चलो ध्यान सुनना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये रहा +q, ये देखो ये रहा +q, ये रहा -q। मुझे बताओ p का डायरेक्शन कौन सा है, ये होगा, अरे माइनस से प्लस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है, मुझे बताओ। तो बताओ जरा, देखो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया, और साइन 0 क्या देता है, 0। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे जो है सो कि ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉर्क होता है वो R पे डिपेंड करता है, F पे डिपेंड करता है, उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, इसलिए जो है सो कि RF साइन थीटा बनाते हुए, जैसे मैंने समझाया था ना कॉस क्यों लेते हैं, वो जो फ्लक्स मैंने बताया था, उसी तरीके से इसके गहराई में जाके अगर 11th में होते तो मैं बहुत आराम आराम से डिस्कस करता। आपको बस इस फॉर्मूला से मतलब है कि भैया जो दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स, सही बात समझ में। लेकिन डॉट नहीं लेने, क्रॉस लेने हैं, क्रॉस में क्या आता है, साइन आता है, साइन मैक्सिमम वैल्यू कितने में देता है, 90 पे। और आप खुद सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि जब ये चीजें ऐसे होंगी ना उस टाइम पे इस पर टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है सो कि वो आपका, और मिनिमम कब हो जाएगा, सोच के देखो, वही तो मैं बताने जा रहा था कि +q -q, p का डायरेक्शन ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, बीच का एंगल 0, साइन 0 कितना देगा, 0। ध्यान से देखो, इसमें टॉर्क नहीं है। टॉर्क का क्या मतलब, जो चीजों को घुमा दे, अरे बोलो हाँ या ना। अभी सोच के देखो, +q पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, -q पे किधर लग रहा होगा, इधर। ध्यान से देखो, परिमाण में अभी भी बराबर है, दिशा में अभी भी विपरीत है, विपरीत है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो भैया आप इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हो, कोई दूसरा पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, और दोनों एक ही लाइन के आज ऑपोजिट खींच रहे हैं ना, ये कहीं घूमने वाला नहीं है। अब इसमें अगर दोनों बराबर हो गया तो ये यहीं पे रहेगा, ये नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे है, कोई पकड़ के यहाँ से ऐसे खींचे, कोई पकड़ के यहाँ से ऐसे खींचे, तब तो ये घूमेगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी है थोड़ी सी टॉर्क की। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टॉर्क के लिए क्या इस्तेमाल करने बताओ। टॉर्क कैसे दिखाते हैं थोड़ा सा, और वेक्टर होता है, क्रॉस वैसे भी जानते हो वेक्टर फॉर्म में आता है, तो क्या याद रखोगे बोलो, R F साइन थीटा n कैप,
और ये एन कैप क्या होता है बताओ, इसका डायरेक्शन बताता है। कैसे निकालते हैं, पहले वाले वेक्टर पे दाहिना हाथ रखोगे, दूसरे की तरफ मुड़ जाए, अरे बोलो हाँ या ना। और पहले अगर आर है तो किस पे रखोगे, आर पे, अरे बोलो हाँ या ना। और किधर मुड़ना चाहिए, एफ की तरफ। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग इसको जैसे कि जब फॉर्मुलेट करते हैं तो शायद आगे होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, सोच के बताना, ये वाला अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ। ये ऐसा हो जाएगा क्या, ये पूरा अगर 12 है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा ना नीचे वाला, इसको थोड़ा समकोण त्रिभुज की तरह ट्रीट करो। अगर ये थीटा है ना और ये फाइंड आउट करना चाहते हो, दिमाग लगाओ, ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। कितना आ जाएगा, आ जाएगा, निकाल लेना, साइन थीटा लोगे तो आ जाएगा। तो आर की जगह वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कितना आ जाएगा, 12 साइन थीटा। फोर्स क्या ले लोगे बताओ, क्यू इंटू ई ले लोगे, अरे बोलो हाँ या ना। और फिर आप कहोगे साइन थीटा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे ना, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, तो फिर साइन लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि सोचो, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ले रहे हो तो आर का डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, थीटा 90, साइन 91, समझ आया। तो ये साइन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि आर और एफ के बीच का क्या है, कुछ एंगल है। सही बात समझ में, ये सुनाई दे रहा है। यहाँ पे आपका ये वाला आर कौन सा है, ये वाला। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, आपको बहुत आसान कर रहा हूँ कि आप क्या करो, ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स देखो, इसके बीच में कितना 13 तिरछा डिस्टेंस है, उससे फोकस मत करो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। आपको टॉर्क के लिए यही चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाई ये। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी कहानी सोचनी पड़ेगी आपको, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत। तो कई लोग ऐसे करते हैं, इस डिस्टेंस को ही समझते हैं आर, और ये फोर्स रहता है उनका, ये फोर्स रहता है, ये आर रहता है, उनके बीच का एंगल इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालता हूँ, लेकिन मैं निकालने जाऊंगा तो फिर इसी का सहारा लूंगा। अरे बोलो हाँ या ना। जब इसका लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो उनको लगता है क्रॉस कर रहा हूँ तो साइन आ रहा है, मेरे को लगता है कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ तो साइन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 साइन थीटा, फोर्स क्या हो गया, क्यू, अगर इसकी चिंता आप करोगे भी तो 1 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, एन कैप। तो टॉर्क बराबर ये 2L क्यूब मिलके कुछ होता है, पी होता है, ये हो गया ई साइन थीटा एन कैप। दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आप चाहो तो देखो ध्यान से, इसी को क्या लिख सकते हो, पी क्रॉस ई। आया समझ, अरे पहले पढ़ चुके हो आप, मैंने बोला था, मैंने पढ़ाया ये सब, समझ आया। खैर कोई नहीं, पूरा एक सीरीज चल रहा है ताकि मैं पूरा कंटिन्यू करके दिखा सकूं। तो जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हो, तो उसमें टॉर्क कितना लगता है, पी क्रॉस ई। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करना। द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, हेडिंग लगा लेना आप लोग हिंदी में, द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन डाइपोल। चलो, अब मेरे को आप एक चीज बताओगे, जो टॉर्क है हम लोगों का, ये अगर मैक्सिमम चाहिए, अच्छा यहाँ से ना एरो हटा देता हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहता हूँ। ये बताओगे अगर मैक्सिमम चाहिए तो किस एंगल में मिलेगा, 90 पे। तो टॉर्क अगर मैक्सिमम होगा तो क्या मिलेगा, थीटा बराबर, जब थीटा हम लोगों का 90 होगा तो साइन 91 हो जाएगा, और वो मिलेगा कितना, पी मिलेगा। अच्छा टॉर्क मिनिमम कितना मिलेगा, बोलो, 0 मिलेगा। जब 0 होगा तो 0, और थीटा 180 होगा तो, सब पे सोच लेते हैं ना, सब पे सोच लेते हैं ना, थीटा 0 डिग्री और फिर थीटा 180 डिग्री। मुझे बताओगे जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना मिलेगा, हाँ 0 मिलेगा, और थीटा 180 होगा तो साइन 180 -1 कब से होने लगा, साइन 180 माइनस कब से होने लगा। एक क्लास था केमिस्ट्री का जिसमें हम एगो मोलर मास के लिए सबको पीटे थे, सब पिटाएगा सबका मेरे हाथ से। साइन 180 0 कब से -1 कब से होने लगा रे पगला सब।
दिमाग है तुम लोग कि नहीं? कौन बोला था माइनस पी? कुछ भी। अरे साइन 100 से 0 होता है ना जी। तो टॉर्क क्या होगा? और 0 होगा तो होगा, और 90 होगा तो होगा। हाँ, साइन 270 का वैल्यू बताओ। -1 कितना? साइन, तुम लोगों से अच्छा गणित तो मेरा है। ये भगवान। चलो सब, अब सुनो, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज टॉ इज इक्वल पी साइन थीटा, परिमाण इतना होगा, पी साइन थीटा से आएगा, इनका हटा देना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ट्स। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओए सुन रहा है सब, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डायपोल मोमेंट पी जिस प्लेन में होगा, अगर मान लो ये रहा हम लोगों का पी और ये रहा हम लोगों का ई, ठीक है, इसके बीच का एंगल ये थीटा है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ टॉर्क का डायरेक्शन कौन सा होगा? पी क्रॉस ही तो बोले जा रहे हो कि टॉर्क होता है, उसकी दिशा बताओ, तो क्या बोलोगे आप? तो जिस प्लेन में ये होंगे ना, समझा रही बात, उससे परपेंडिकुलर। अब कौन सा होगा? इससे लंबवत बाहर भी आ सकता है, इससे लंबवत अंदर भी जा सकता है। अरे बोलो आया ना। तो ये तरीका कैसे बताया था मैंने? पहले वाले पे दाहिना हाथ रखो कि दूसरे की तरफ मुड़े, तो पी क्रॉस ई, तो पी कैसे जाएगा? देखो दाहिना हाथ ऐसे जाएगा, ई की तरफ मुड़ेगा, अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर। अगर ऐसे ही देता, सुनो ध्यान से, अगर यही डायग्राम मैं बना दूं और कर दूं कि ये वाला पी है और ऊपर वाला ई कर दूं और ये थीटा रहे, तो हाथ ऐसे नीचे आ जाएगा दाहिना, ये ऐसे नहीं रहेगा। अब पहले पी पे रखा जाएगा, फिर ई की तरफ मुड़ेगा, देखो पी क्रॉस ई बाहर आ जाएगा। समझ आई बात? जब बाहर की तरफ होता है तो ऐसे डॉट से दिखाते हैं, और अंदर की तरफ होता है तो क्रॉस से दिखाते हैं, ये भी बताए थे। याद है तो अच्छी बात है, बोलो हाँ या ना। बताया था कि नहीं बताया था? ये पूरा येलो येलो हो गया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर इसमें आएगा फिर नहीं वैसे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जैस हो कि ये ध्यान रखना। और मैक्सिमम कब मिलेगा बताओ? फर्दर दिस टॉर्क 0 एट थीटा इज इक्वल 0 और थीटा इज इक्वल 180। जब थीटा 0 होगा या थीटा 180 होगा तो क्या मिलेगा बताओ? अभी बताया ना, 0। दैट इज व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई एंड मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल 90। टॉर्क मिलेगा आपको 90 पर मैक्सिमम, बाकी 0 पर और 180 पर क्या मिलेगा? और वही 0 और 180 को क्या कह रहा है? वो पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्या कह रहा है? हाँ, इसका अगर डायग्राम बना के समझना चाहते हो तो देखो ऐसे समझा देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये रहा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ टाइम हो गया पता है हमको। हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे ना, कि यमराज तुम्हारे पास में और कहे बेटा टाइम हो गया चल। ठीक है, घबराओ मत, वो भी आएगा तुम्हारे पास एक दिन और कहेगा टाइम हो गया चल, तो उस दिन मत कहना ना 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 थोड़ा देर रुक जाइए। ठीक है, हाँ। तो अभी ये क्या बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो बना दिया मैंने ऐसा कुछ। इसकी जिरक्स कर लेता हूँ, 2 बार क्यों बनाऊंगा मैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे डाइपोल पुट आउट कर देता हूँ, ये रहेगा -q और यहाँ पे रहा हम लोगों का +q। मुझे बताओगे इसके लिए p का डायरेक्शन कौन सा होगा? ऐसे होगा, तो p का डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थीटा कितना है? तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। वेक्टर में मैंने बताया था कि दो वेक्टर के डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल, और एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो एंटी पैरेलल। याद आया? तो मुझे बताओ थीटा 0 है तो इसी को तो पैरेलल कह सकते हो, और अगर ऐसे कर दो -q इधर और +q इधर, तो कहानी क्या बनेगी? p तो इधर चला जाएगा, तो p आ गया इधर, e किधर है? ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। समझ आया? तो यहां भी टॉर्क क्या मिलेगा? 0। यहां भी टॉर्क क्या मिलेगा? अच्छा फोर्स, चलो यहां फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एफ नेट बताना,
जीरो। अरे आंख बंद करके बोलो यार जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कैसे भी रख लो नेट फोर्स जीरो ही मिलेगा। समस्या कहाँ था, सोचना कहाँ था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वहां जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो, इसलिए थोड़ा सस्पेंस था, समझ में आया? ठीक है चलो, तो यहाँ पे जीरो ही होगा। यहाँ एफ नेट क्या होगा बताओ? एफ नेट यहाँ भी जीरो होगा, एफ नेट तो जीरो ही होना है, सुनाई दिया? कोई दिक्कत? तो यहाँ एफ नेट हर जगह जीरो रहेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर। टॉर्क यहाँ भी जीरो, टॉर्क यहाँ भी जीरो। ये पैरेलल वाला केस हुआ, ये एंटी पैरेलल वाला। पैरेलल वाला में थीटा जीरो है, एंटी पैरेलल में थीटा 180 है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, जहां पर टॉर्क और नेट फोर्स दोनों जीरो है, एक सिस्टम है डाइपोलिक सिस्टम है ना, दो चार्ज से बना हुआ एक सिस्टम है, एक निकाय है, जहां पर जिस स्थिति में डाइपोल पर टोटल फोर्स भी जीरो है, टोटल टॉर्क भी जीरो है, उस स्थिति को हम कहते हैं साम्यावस्था, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा ये साम्यावस्था है कि नहीं, तो टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो। ये साम्यावस्था है कि नहीं? है। टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो। ये भी साम्यावस्था है, ये भी साम्यावस्था है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। समझ आया? एक बार बीच में समझाया भी था, जेई वाला सेक्शन करा रहा था, एग्जाम्पल में दिया भी था आप लोगों को, थोड़ा सा बताना था स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर किया होगा क्लास आपने तो मैंने बताया था। खैर अब और आसान लगेगा आपको, समझाता हूं। अब सवाल ये है, आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, मतलब साम्यावस्था दोनों है, लेकिन अस्थाई साम्यावस्था कौन है और अस्थाई साम्यावस्था कौन है। तो सुनो, किसी भी सिस्टम का, ये तो महज एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन आप याद रखना, जब भी किसी चीज को डिस्टर्ब करो तो सिस्टम रिवर्स अपने पोजीशन पर अगर आने का प्रयास करे, ध्यान सुनना, अगर रिवर्स अपने पोजीशन पर आने का प्रयास करे और जहां आकर के खुद ब खुद वो जहां से रुक जाए, नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाए, नेट टॉर्क उस पर जीरो हो जाए, वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर आपने क्या करा, उसको चेंज किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वो दूसरे ओरिएंटेशन में चला गया, दूसरे में जाकर के व्यवस्थित हो गया, तो समझना कि उसका इक्विलिब्रियम अगर था भी तो वो स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। समझ आई बात? तो देखो बड़ा आसान खेल है, एक काम करो, इसको करो क्या, ये ऐसे दिख रहा है, सोचना, इसको थोड़ा सा पकड़ो, इमेजिन करो कि इस डाइपोल को मैं पकड़ रहा हूं और पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे पकड़ के, मुझे टॉर्क लगाने पड़ेंगे ना? अरे बोलो हाँ या ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो टॉर्क लगाया होगा अपना। अरे बोलो हाँ या ना? अब सोच के देखो कि अगर मैं इसको अगर लगाऊंगा ऐसे थोड़ी देर के लिए, और ये पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ आ गया, निगेटिव चार्ज मान लो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया और इस पे कहाँ आ गया, निगेटिव आ गया, और मैं इसको पकड़ के ऐसे लेकर के मैं छोड़ दूं, फिर क्या होगा बताओ सोच के? वापस आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? आएगा ना? अगर मैं इसको फिर से वापस पकड़ के इधर कर दूं, ये तो ऊपर ले गया था, अगर मैं नीचे लेके आता फिर क्या होता? फिर वैसे आ जाता। मैं घुमा करके ऐसे कर दूं फिर क्या होगा? फिर से घूम के आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो? चीजें होंगी। यहां सोचो, ये प्लस क्यों था, ये माइनस क्यों था? एंटी पैरेलल केस में पकड़ो, इसको जरा पकड़ो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो है, जब तक रहेगा ऐसे रहेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन एक काम करो, इसको थोड़ा सा पकड़ो और करो क्या, प्लस वाले को ऊपर कर दो और माइनस वाले को इधर कर दो, इसको पकड़ के ऐसे कर दो, अब क्या होगा बताओ? ये वापस ऐसे आ जाएगा। इस पे फोर्स किधर लगेगा सोचो, प्लस वाले फोर्स किधर लगेगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस पे किधर लगेगा, नीचे, ऐसे लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ ना बोलो? कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। तो क्या होगा, ये घूम जाएगा और प्लस उधर चला जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में चला गया, एक साम्यावस्था से दूसरे साम्यावस्था में चला गया। तो पहले भी इक्विलिब्रियम में था, बाद में भी इक्विलिब्रियम में गया, लेकिन पहला जो इसका इक्विलिब्रियम था वो अनस्टेबल था, अस्थायी था। क्या था वो? अस्थायी साम्यावस्था था। समझ में आया? तो याद रखना कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि जब वैद्युत द्विध्रुव एंटी पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 पे होता है, उसका पी जो 180 बना रहा हो, यानी एंटी पैरेलल कंडीशन में, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। समझ में आया? और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये अस्थायी साम्यावस्था और ये अस्थायी साम्यावस्था। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। तो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सब समझ आया? कोई कंफ्यूजन? बोलो हाँ या ना? ठीक। पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो अभी जो मैंने समझाया,
क्या लिखा गया, वही चीज है, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस, जब एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है कहाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, वो तो हमेशा ही होता है। फॉर एनी पोजिशन, किसी भी स्थिति में नेट फोर्स जीरो होता है ऑफ द डाइपोल, उस डाइपोल के लिए, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो ओनली एट थीटा इज इक्वल जीरो एंड 180। टॉर्क दो ही सिचुएशन में जीरो होगा, जब थीटा क्या होगा, या तो जीरो या 180। समझा चुका हूं। आगे 10 वी कैन से, तो हम कह सकते हैं भाई कि दैट एट दिस टू पोजिशन, इन दोनों स्थितियों में ऑफ द डाइपोल, उस द्विध्रुव के लिए, नेट फोर्स एंड टॉर्क, कुल बल और जो बल आघूर्ण है ऑन इट, उस पर लगने वाला क्या है, जीरो है, और द डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। इस स्थिति में आप द्विध्रुव को कह सकते हो कि वो साम्यावस्था में है। कोई दिक्कत? और अगर यह साम्यावस्था है तो फिर यही सवाल अगला यही आएगा कि भाई कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल, उसका अगला सवाल यही होगा। तो मैंने समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, और यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है, लिखेंगे बाद में, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कहानी है, ये थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के समझाया गया है, सुनाई दे रहा है आपको? तो इसको मतलब अब तुम लोग का हो गया, पढ़ाओ कैसे पढ़ा लेता रहो। पहले सब सीधा बैठो तो। जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब किसी भी स्थिति में द्विध्रुव पर कुल बल शून्य आरोपित होता है, यानी शून्य लगता है, जीरो लगता है, शून्य आरोपित होता है, परंतु थीटा बराबर 0 डिग्री एवं थीटा बराबर 180 डिग्री। अब थीटा क्या है आपको पता होना चाहिए, पी और ई के बीच का कोण, ठीक है। परंतु थीटा बराबर 0 डिग्री एवं थीटा बराबर 180 डिग्री पर ही बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होता है। इन दोनों स्थितियों को ही साम्यावस्था कहते हैं। इन दोनों स्थितियों को ही साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था की दो स्थिति होती है, जिसमें एक अस्थाई साम्यावस्था एवं दूसरा अस्थाई साम्यावस्था
कहलाता है। ठीक है, अब अस्थाई कब होगा, अस्थाई कब होगा डायग्राम बना के भी समझाया था ना। हाँ हाँ, तो ये चाहो तो आप ये लिखने के बाद ये डायग्राम बना भी सकते हो। कौन सा अस्थाई है बताओ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था और ये कौन सा था। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक चीज खत्म हो गया, नहीं बचा, लेकिन अगर आप चाहो तो इसी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वो स्टेबल कैसे है, ये अनस्टेबल कैसे है। अभी तो मैंने ऐसे बता दिया ना कि जो ऐसा कि इसको घुमाओगे तो फिर छोड़ोगे तो वापस वहीं पे आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो ये पूरा चला जाएगा, ऐसे ऐसा होगा। लेकिन आप मुझे बताना, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ये चीज पढ़े होंगे कि जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, और जिस सिस्टम की टोटल एनर्जी कम होती है वो, जिस सिस्टम की ज्यादा एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। आई बात समझ में। तो ध्यान से सोचोगे, आपका ये होमवर्क रहा, आप सोच के आना, अगर पॉसिबल हो तो एक्सप्लेन करना मेरे से पहले। हाँ, गूगल और यूट्यूब का सहारा मत लेना, खुद से पहले सोचना, दिमाग लगाना कि जो स्टेबल हम लोग कह रहे हैं, जिसको स्टेबल कह रहे हैं उसकी एनर्जी कैसे कम है, और जो स्टेबल, जो इसको अनस्टेबल कह रहे हैं उसकी एनर्जी कैसे ज्यादा है, ये थोड़ा सा सोच के आना। ठीक है, थैंक यू।